हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 24 जून फ्राइडे एंड आज का द हिंदू में जो हमें टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में दो आर्टिकल देखने को मिले हैं, वो दोनों ही आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू हम ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं इनको कवर करेंगे। अब देखो, पहला वाला जो आर्टिकल है दैट इज़ ऑन पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो उनका जो रुपी है, पाकिस्तानी रुपी, वो क्या देखने को मिल रहा है हमें, वो लगातार फॉल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 150 था इन अप्रैल 2021, अभी वो 213 हो गया है, जो कि माना जा रहा है अभी तक का ऑल टाइम लो है। तो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है उनकी जो करेंसी है। अब देखो, इस सिचुएशन में उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी डिप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। हर तरफ से क्या हो रहा है कि खुद की स्थिति तो ख़राब है ही, पर पाकिस्तान ने जो इतनी ज़्यादा डेप्ट ले ली है अपने दोस्त से, जैसे कि चाइना हो गया, उसका भी बर्डन उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज द फ्यूल प्राइजेस। ठीक है, उन्होंने पहले ही, जो नई सरकार की नियुक्ति हुई है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्यूल प्राइजेस पहले ही बढ़ा दिए। अभी जो न्यू बजट आने वाला है उसमें भी उन्होंने प्रपोज कर दिया है कि वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवाई लेकर आएंगे। अब देखो, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवाई लाने का सीधा मतलब ये है कि टैक्सेस के थ्रू मनी कलेक्शन की बात हो रही है। अब क्या चाहिए सरकार को? पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए ही पूरे देश को चलाने के लिए। बट ऐसा कुछ, अगर इस भयंकर स्थिति में अगर ऐसा कुछ आप लेवाई लेकर आते हो, कोई टैक्सेशन सिस्टम लेकर आते हो, कोई टैक्सेशन मीडियम लेकर आते हो, तो ये स्थिति तक देखने को पड़ सकती है कि लोग स्ट्रीट्स पर आ जाए। ठीक है, तो हाई रिस्क ऑफ हमें एक इकोनॉमिक फॉल देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। एंड इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर हमें ऐसा कुछ लेवाई आता हुआ नज़र आएगा, सीधा हमें इंक्रीज्ड ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। ओके, अब देखो, जो मूडीज़ है, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी बोल दिया है कि कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क देखने को मिल रही है पाकिस्तान की सिचुएशन। अब देखो, इस स्थिति में पाकिस्तान सोच रहा है कि आईएमएफ उनकी मदद कर दे। पहली वाली जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, आईएमएफ के पास ना जाकर, ठीक है, आईएमएफ को अपना दोस्त ना मानकर उन्होंने और लोगों को ज़्यादा अपना दोस्त माना, जैसे कि चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। बट अभी जो प्रेजेंट सरकार आई है वो कहीं ना कहीं मान रही है कि आईएमएफ ही उनका पास एक सहारा बच गया। अब देखो, आईएमएफ और पाकिस्तान की अगर हम सिचुएशन देखें तो उनकी सिचुएशन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, इतनी ज़्यादा हारमोनियस हमें देखने को नहीं मिली है। आफ्टर बिकमिंग द पीएम, इमरान खान जी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चाइना एंड सऊदी अरेबिया जैसे दोस्त हैं हमारे पास, तो हमें आईएमएफ की क्या ज़रूरत है। पर देखो, अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो आईएमएफ के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमें पैसे दो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन जो है आईएमएफ से पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इट एक्सपेक्ट द आईएमएफ टू रिलीज द पेमेंट, एक्सपैंड द सपोर्ट प्रोग्राम एंड गिव अ लॉन्गर रोप ऑफ रीपे। टाइम भी ज़्यादा रीपे का मिल जाए, कि हम आईएमएफ से पैसे लें और आईएमएफ हमें कह दे कि चलो कोई बात नहीं, आप अपनी स्थिति को ठीक कर लो और जब आपको लगेगा जब आप पैसे दे देना। पर देखो, सब चीज़ें हो जाएं एकदम से पूरी, ये नहीं होता है। अब देखो, सिचुएशन ऐसी है कि आईएमएफ चाहता है पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मांगना। अब पाकिस्तान की सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है, तो आईएमएफ क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो जो उनकी सिचुएशन है उसके लिए उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आप छुपा छुपी करो। ठीक है, छुपाने का कोई टाइम नहीं रहा है। ऑल्सो एड्रेस करो जो हाई इन्फ्लेशन आपके देश के अंदर हो रही है उसको, एलिवेट करो अपनी जो फिजिकल सिचुएशन है उसको, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें देखने को मिल रहा है उसको आप कहीं ना कहीं रिड्यूस करो। ठीक है, एडिक्वेट प्रोटेक्शन लेकर आओ और ऐसी चीज़ें लेकर आओ, ऐसे स्टेप्स लेकर आओ जो कि लोगों को सहायता दें, ना कि लोगों को गड्ढे में डालें, एंड ऑल्सो जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको मदद करें। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है। द आईएमएफ वांट पाकिस्तान टू बी ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल जैसा है, जैसी स्थिति है वैसे बताओ, कितना आपने चाइना जैसी कंट्री से आपने डेप्ट ले लिया है ये भी बताओ, सब कुछ बताओ। उन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए आईएमएफ जो है वो कहीं ना कहीं मदद आगे तक पहुंचाएगा। ओके, एंड देखो, हमें पता है पाकिस्तान एंड चाइना का जो सीपीईसी का सिचुएशन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन का सिचुएशन, कॉरिडोर का जो सिचुएशन है। अब देखो, सीपीईसी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत देखने को मिल रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए आईएमएफ कह रहा है कि बी ट्रांसपेरेंट, जैसी स्थिति है वैसे ही हमें बताओ। अब इन्हीं सब के बीच में, इतनी भयंकर सिचुएशन के बीच में पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है
कि जो सरकारें होती हैं वो ऐसे नई नई वादे लेकर आती है लोगों के सामने, लोक लुभावन जो बातें होती हैं वो लेकर आती हैं, बोलती हैं कि हम आपको ये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, आपको ये मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में कोई सरकार क्या वादे करेगी? ठीक है, तो ये भी चीज़ देखे जा रही है क्योंकि सब्सिडीज़ आर वेरी हाईली पॉलिटिकली सेंसिटिव। इसकी बात इन्होंने करी है। नाउ आईएमएफ को चीज़ कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे एंड ये जो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं यही कहीं ना कहीं मदद करने वाले हैं। द आईएमएफ इज़ लेस लाइकली टू एक्सपैंड इट्स सपोर्ट प्रोग्राम और प्रोवाइड अ लॉन्गर रोप टू पाकिस्तान अगर ऐसी सिचुएशन रही तो। मैक्रो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को लगातार कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन है, विल पाकिस्तान परस्यू मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या वो ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जो कि उनकी सिचुएशन को बेटर करें? तो ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी, आगे ही पता चलेगा। बट अगर हम पिछली जितनी भी जो सरकारें रही हैं उनको देखें तो हमें ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव देखने को मिलती है। द बजट हैव रिमेन्ड पॉपुलिस्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि लोगों को लुभाने के लिए जो बजट है वो आती है एंड ऑल्सो एक पर्टिकुलर सेक्शन की जो डिमांड्स होती हैं उसको फुलफिल करती हुई हमें नज़र आती है। द इकोनॉमिक गवर्नेंस डिक्लाइन ड्यू टू द करप्शन एंड उसके बाद लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस उनकी नहीं देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, ये कंडीशन है बेसिकली पाकिस्तान की। करप्शन हाई लेवल का है, पॉपुलिस्ट हमें देखने को मिल रहा है जो सिस्टम चल रहा है। ऊपर से द सब्सिडीज़ इन द एनर्जी सेक्टर, फ्यूल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, लोगों को लुभाने के लिए ये इन्हें हाई कर दिया। पर सिचुएशन तो देखो, सब्सिडीज़ कहाँ से प्रोवाइड करेगी सरकार जब तक उनके पास टैक्स ही नहीं होगा, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो लोगों का फ्यूचर एक सिक्योर वे में देख सकें। अब विल फ्रेंडली कंट्रीज सपोर्ट पाकिस्तान विदाउट प्री कंडीशन, अब ऐसी हालत में क्या चाइना और ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को या फिर सऊदी अरेबिया और भी ज़्यादा मदद करेगा? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हमें देखने को मिला मई 2020 को कि जो शहबाज शरीफ हैं वो सऊदी अरेबिया गए थे टू सिक्योर अ लोन। रियद ने एग्री कर दिया था टू प्रोवाइड 8 बिलियन इन दिसंबर 2021 एंड इमरान खान सिक्योर्ड अ 3 बिलियन सपोर्ट दैट टाइम। पर अभी क्या है, जो रियद का जो सपोर्ट है दैट वाज नॉट अनकंडीशनल, ऐसा नहीं है। रियद के नास पाकिस्तान एनी टाइम कि आपका जो हमने जो आपको पैसा दिया था वो आप हमें वापस कर दो, अगर कोई भी ऐसे डाइवर्जेंट व्यू देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, पाकिस्तान ने अपनी सोल तक सरेंडर कर दी है अपने फ्रेंड्स को, जैसे कि चाइना हो गए, सऊदी अरेबिया हो गए, कि अगर आप कहोगे लेफ़्ट तो हम जाएंगे लेफ़्ट, अगर आप कहोगे राइट तो हम जाएंगे राइट। ये सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान की। ठीक है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रहा है। पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न तक, ठीक है, CPEC से रिलेटेड उन्होंने फॉर्म करी है। तो ये सब देखने को मिल रहा है। अ लार्जर क्वेश्चन इज वेदर पाकिस्तान वुड डाइवर्ट एक्सटर्नल एड टू पे इट्स डेब्ट टू चाइना। ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा बाहर से पाकिस्तान ले रहा है अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उस तस्वीर में वो क्या करे, जो उन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा ले रखा है चाइना से उसको चुकाने लग जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं पता चाइना की पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसका, वैसे तो चाइना की सिचुएशन का भी नहीं पता। अब देखो, आपके लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आर्टिकल जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि इसके बारे में आ गया है जिक्र, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, इसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट के अंदर रखा है। दो हाँ, पाकिस्तान कहता रहता है कि कंसिडर कर लो, अब तो हमें बाहर निकाल दो, पर FATF कहता है कि तुम्हें और सुधार की ज़रूरत है, अभी तुम इसी के अंदर हो। अब देखो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है FATF है क्या। तो FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। ठीक है, ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क जो है उनको फॉर्म करती है। ओके, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें OECD का हेडक्वार्टर जो कि पेरिस के अंदर है वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। FATF के अंदर करेंटली 39 मेंबर्स हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैं यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इंडिया भी एक मेंबर है FATF का, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखो, FATF की लिस्ट है, पहली लिस्ट है ग्रे लिस्ट। ठीक है, कंट्रीज़ इसके अंदर वो आती हैं जो कि कहीं ना कहीं सेफ हेवन माना जाती हैं, कि वो सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को भी सपोर्ट करती हैं।
ठीक है। एंड दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर द ब्लैक लिस्ट, कि अगर आप ग्रे लिस्ट के अंदर हो इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन ख़राब है, आपके देश में टेरर फंडिंग भी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, कुछ नहीं पता आपको कब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। और ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि और सब कंट्रीज आपसे पीछे हट जाएंगी, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी एंड अदर कॉपरेशन के मामले में भी। ओके, दूसरी लिस्ट है ब्लैक लिस्ट, कंट्रीज़ जो कि कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज मानी जाती हैं वो इसके अंदर डाली जाती हैं। दीज कंट्रीज़ ऑल्सो सपोर्ट टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, वो भी बहुत हाई लेवल पर। एंड FATF जो है वो रिवाइज करता रहता है इन पर्टिकुलर लिस्ट को एंड मॉनिटर करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को। करंटली देखो ब्लैक लिस्ट के अंदर ईरान, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, ये जो हैं आर अंडर द हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन और ब्लैक लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर ये दो हमें कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब देखो ये FATF के बारे में है, स्टैटिक पोर्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब FATF का जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, पाकिस्तान कहता है हमको बाहर निकालो, FATF कहती है सिचुएशन अभी तुम्हारे देश में ठीक नहीं है, तुम्हें और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे जो तुम्हारी सिचुएशन है वो बेटर हो जाए। ओके, अब देखो ये है कि विल पाकिस्तान गो द श्रीलंकन वे, हो सकता है। देखो श्रीलंका में भी सेम सिचुएशन है, श्रीलंका में भी जो उनकी करेंसी है वो गिरे पे गिरे जा रही है, फॉरेक्स रिजर्व कुछ है नहीं, पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया है। ठीक है, उनका इतना ज़्यादा IMF के साथ भी बहुत अच्छा जो स्थिति है वो नहीं चल रहा है। एंड श्रीलंका की देखो साथ सिचुएशन ये भी है कि कहीं ना कहीं श्रीलंकन गवर्नमेंट वॉज मेजरली बेस्ड ऑन टूरिज़्म, पर कोविड का जो सिचुएशन आया उसके बाद और हमें जो इकोनॉमिक कंडीशन देखने को मिली तो श्रीलंका वॉज हार्डली हिट। ठीक है, ये एक मेजर डिसीजन हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है श्रीलंका की। अब पाकिस्तान की भी सिचुएशन ऐसी सी है पर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। वैसे तो पाकिस्तान अगर अभी भी चाहे तो कोशिश करे और अच्छे स्टेप्स ले, अच्छे कदम पे चले तो ठीक हो सकता है, पर सिचुएशन तो देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इतने ज़्यादा जो डेप्ट ले लिए हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान देने वाला है, क्योंकि आप एक कठपुतली बन के रह जाओगे और सब कंट्रीज़ के जिनसे आप डेप्ट पे डेप्ट लिए चले जा रहे हो। ओके, तो टू कंक्लूड, पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, बोल्ड डिसीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी दोनों ही टाइप के सिचुएशंस देखने पड़ेंगे पाकिस्तान को एंड उसके बाद डिसीजन लेने पड़ेंगे। एंड IMF से भी अगर इनको कोई मदद की ज़रूरत है तो इनको अब खड़ा उतरना पड़ेगा, अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को अपनी बेटर बनाना पड़ेगा, तभी IMF इनको जो पैसे है वो लेंड करने वाली है। तो ये एक आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान के ऊपर ये बेस था। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे आर्टिकल के बारे में, दैट इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ पायलट फेज ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको हम ONDC कहते हैं, 5 सिटीज़ के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर दिल्ली भी इंक्लूडेड है। अब देखो एम क्या है, एम है कि हम डेमोक्रेटाइज कर सकें कंट्री के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल ई कॉमर्स स्पेस को। एंड जो अभी करंट डोमिनेशन हमें दो का देखने को मिल रहा है, अमेजोन एंड वॉलमार्ट का, उसको कहीं ना कहीं हम हटा दें एंड लोगों के लिए हम सहूलियत लेकर आएँ। इसके लिए ये जो ONDC है ये आ रहा है। ओके, अब देखो अगर हम समझने की कोशिश करें ये ONDC है क्या, तो सिंपल भाषा में ONDC नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑफर करती है एक नेटवर्क को टू अनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू बी डिस्कवर्ड एंड एंगेज्ड बाय एनी नेटवर्क अनेबल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है बेसिकली ये जो बड़े बड़े ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं, जैसे कि हम अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, आपके पास अजियो हो गया, आप बहुत सारे इस्तेमाल करते होंगे, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों को मंगवाते होंगे जहाँ से भी आपको सूटेबल लगता है। अब ONDC क्या इनेबल करेगा कि आप बाय कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेटिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये सब मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको कुछ ख़रीदना है अमेज़ॉन से, ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है इस आर्टिकल में कि आपको कुछ अमेज़ॉन से ख़रीदना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी टाइम आप चाहें तो आप फ्लिपकार्ट से भी किसी चीज़ को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं चीज़ों को। अब देखो ये कैसा है, ये थोड़ा थोड़ा आपको UPI जैसा लगेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसा लगेगा। हमने देखा हमारे देश के अंदर UPI इज़ अ सक्सेस।
क्यों? क्योंकि देखो इंसान को अगर पैसों का लेन देन करना है तो वो मनी का लेन देन कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट प्लेटफॉर्म दे आर रजिस्टर्ड ऑन, ठीक है, यूपीआई के थ्रू। तो यूपीआई की सक्सेस से कहीं ना कहीं हम मोटिवेट हुए हैं एंड हम ओएनडीसी को लेकर आए हैं एंड ऑल्सो लोगों के लिए फ्रेंडली हो जाए और भी ज़्यादा ई कॉमर्स सेक्टर, इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। ओके, नाउ व्हाट आर द लाइकली बेनिफिट्स ऑफ ओएनडीसी? ओएनडीसी का अगर हम बेनिफिट्स देखें तो ये स्टैंडर्डाइज करेगा ऑपरेशंस को, जैसे कि कैटलॉगिंग हो गया, इन्वेंट्री मॉडल हो गया, या फिर ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है, इन सबको देखने वाला है। हैंस मेकिंग इट सिंपलियर एंड ईजियर फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू बी डिस्कवरेबल ओवर नेटवर्क एंड कंडक्ट बिजनेस। अब क्या होता है, देखो छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इन बड़ी बड़ी नाम्स के पीछे दबे रह जाते हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ओएनडीसी का जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू क्या होगा, वो बाहर आ पाएंगे, वो भी क्या है, अपना जो सामान है उसको प्रॉपर तरीके से बेच पाएंगे, ठीक है, एंड उनको भी एक नाम मिलेगा, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो अब ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये जो ओएनडीसी है इसके थ्रू 90 करोड़ यूज़र्स देखने को मिलेंगे एंड 12 लाख सेलर्स जो हैं वो इस नेटवर्क के थ्रू जुड़ेंगे, अनेबलिंग 730 करोड़ एडिशनल परचेजेस, ठीक है। तो ये इसका कहीं ना कहीं एक हम देख सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया चीज़ है, ओएनडीसी आ जाएगी तो यूपीआई की सक्सेस के बाद हम देख सकते हैं कि हमें ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी हमें देखने को मिलेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये 2 आर्टिकल थे जो कि हमें देखने को मिले, एक था पाकिस्तान के ऊपर, एक था हमें ओएनडीसी के ऊपर देखने को मिला। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है ये बहुत मज़ेदार होता है, इसको हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टेक केयर।